चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से। नेक्स्ट हम चलते हैं आज आपका पेपर नंबर 3 में। ठीक, मराठा काल जो हमने स्टार्ट किया था उसी में आगे चलते हैं। मैंने आपको छोटा सा घटनाक्रम एक दिन उस लास्ट क्लासेस में आपको बताया था, किससे रिलेटेड आपका मराठा काल में 1741 से 1758 तक का हमने देखा था ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते जाते हैं हम उसी क्रम में और वहां से क्वेश्चंस को पिक करते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। ऑलरेडी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां से और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। चलो इसको रहने देते हैं। पेपर नंबर 3 में आपका जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री है ना, वहां से एक तो है आपका 2 मार्क्स से क्वेश्चन। एक जो मैंने पहले भी बताया था कि कुछ पैटर्न तो फिक्स हैं कि जैसे आपके शासकों से पूछा जाता है। ठीक, जैसे हमने इसके जो पूर्व वाले पार्ट्स हैं ना आपके प्राचीन वाले और मध्यकाल वाले, वहां से भी देखे हैं। ठीक, किसी भी शासक के बारे में उठा के जैसे पूछ रहा है ना आपका, चाहे वो कभी कलिंग राज से पूछा हुआ है, कहीं पे आपका बालार्जुन को पूछ दिया, तीवर देव के बारे में पूछ दिया। ये सब आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ भी लास्ट मैंने बताया ना 1741 से 58 के बीच कुछ कुछ नाम मिल रहे हैं, तो ये नामों को थोड़ा सा ध्यान रखिए और उनको उनके बारे में 2-4 चीजें हमको पता होनी चाहिए। उसको सीधे सीधे पॉइंट्स में देके लिख दीजिए, चाहे बुलेट डाल के आप लिखें, ठीक, एरो करके लिख रहे हैं, चाहे फिर आपका 1 2 3 4 लिख रहे हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जनरली आपको 2 मार्क्स में ही पूछ रहा है ना जो शासक के बारे में। फिर उसके आगे मैं चलता हूं। अब इसको ना एक्सप्लेन थोड़ा सा हम लोग उसी मोड में चलेंगे ना, जैसे मैंने पहले ही बताया। देखो मैं यहाँ पे आऊंगा 15-20 मिनट, जैसे भी आपको घटनाक्रम को एक्सप्लेन करते चलेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखते हैं, तो मेंस का आपका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर हो पाएगा। ठीक है, ऐसे में आपको जो ऑलरेडी प्री प्लस मेंस की क्लास में प्री क्लासेस में देख सकते हैं, बहुत सारी उसके जो फैक्चुअल चीज़ें और आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे उसको थोड़ा मेंस के वे में एक्सप्लेन करते चलते हैं। बार बार वही नोट्स आपको भरने का कोई औचित्य नहीं है कि आप सिर्फ कॉपी भरेंगे। मेंस के वे में आपको थोड़ा शॉर्ट में चीज़ें रखने की आवश्यकता है। शॉर्ट नोट्स जो आपको ना 1-1 2-2 पेज, एक पेज में मेनली आप खत्म कर लेना चीज़ों को। जैसे आपका कोई भी घटनाक्रम है आपके पास, मान लो पूरा पूरा पांडु वंश है, तो आपके पास या मराठा काल है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है तो आप अलग अलग पार्ट में कर लो। चलो मराठा काल जैसे पढ़ रहे हैं वहीं से ले लिया मैंने, तो आप जैसे ले लो ना, तो 1741 से आप एक बना लो कहीं पर आपका 1818 तक। ठीक, अब उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 41 से 58, 58 से ये। अब उसको ना शॉर्ट में रखो अपने पास कि मेरे को अगर जैसे मेरे को लिखना है यहाँ पे, तो वहां पे कुछ ऐसा आ रहा है ना अब बिंबा जी के बारे में, मेरे को पढ़ना क्या है तो समझ आ जाएगा ना आपको कि बिंबा जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है, इसके कार्य के बारे में देखना आवश्यक है मुझे। ठीक है, इसका जमींदारों के साथ एक रिश्ता इसका ना दिया हुआ है, संबंध। ठीक है, ठीक, और कैसा इसका व्यक्तिगत जीवन, और कैसा उसका प्रशासन, कैसा संचालन था प्रशासन का। तो ये 4-5 पॉइंट जैसे मेरे पास एकदम मतलब शॉर्ट फॉर्म में रहे ना, तो फिर आपको क्या है, ठीक, मेरे को ये चीजें पढ़नी है। अब आप ये डिटेल में तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इस पढ़ने में अपना बहुत इतना समय मत दीजिए कि उसको एकदम याद करने के लिए पूरा पूरा समय निकाल दें। ठीक, आप जो उसको ना पढ़िए, फिर सामान्य रूप से ना कई चीजें याद रखने का आपको ट्राई कीजिए। ठीक, फैक्ट तो आपको याद होनी चाहिए, फैक्ट आवश्यक है
क्यों? आपको जो जिसने प्री अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फैक्ट तो उसके पास होगा ही होगा, और प्री आपको उसीलिए अच्छे से करना भी रहता है कि आपके पास फैक्ट बन जाए। इंटीग्रेटेड वे में चल रहे हैं तो साथ ही साथ चलिए, जैसा नेक्स्ट ईयर का जिसका टारगेट है बोलता हूँ ना मैं, तो आप चलिए उसके बारे में अच्छे डिटेल से पढ़ते चलिए, डिटेल से पढ़ते जाइए उसके बारे में, तो आपको ना जो फैक्ट्स है वो भी चीज़ याद होते जाएंगी, और आपका साथ ही साथ मेंस के लिए उसको लिखना कैसा है, तरीका वही है, क्योंकि चीज तैयारी लॉन्ग टर्म में ही होती है। आप 2 महीने में एकदम बहुत ज़्यादा आप मेंस के लिए बहुत एकदम फास्ट वे में कर लेंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा फैक्ट्स क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, कुछ लिखने में आप ऑलरेडी थोड़ा टाइम बिता चुके हैं, तभी आप शॉर्ट टाइम में कर पाएंगे। चलो मैं आपको ना नेक्स्ट ले चलता हूँ, जैसे 1758 के बाद, ठीक, 1758 के बाद क्या हुआ आपका, बिंबाजी प्रत्यक्ष शासन का शुरुआत हुआ। क्या हुआ था उसके बाद, ठीक। अब हमको बहुत ज्यादा एकदम फैक्ट में नहीं जाना है कि एकदम डॉट टू डॉट कि कब आया कब गया। आपके लिए मेंस में ये चीज छूट रहती है। देखो आपको एकदम जैसे आपको लिखना है ना, तो फिर आप ये नहीं कि बिंबाजी इसी डेट पे आया, इसी दिन पे पदभार ग्रहण किया, तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बिंबाजी के बारे में पूछ भी रहे तो ठीक है, मेन हम उसको जो फोकस क्या करना है, जो उसका हाईलाइटेड पॉइंट्स है, ठीक। हमेशा बड़े चीज़ों को ना पहले लिखिएगा। आपको बिंबाजी के बारे में पूछ रहा है तो आप उसका व्यक्तिगत जीवन को इतना डिटेल में दिख रहा है, और उसके बारे में जो उसने कार्य किए, ठीक है, उसको हम स्किप कर दिए, एकदम आखिरी पॉइंट में दे दिए, तो आप फिर वो मतलब आपका आंसर तो लगेगा आपको कंप्लीट है, बट वो चेकर उसमें ना आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा, ठीक। बड़े पॉइंट्स हमेशा फर्स्ट रखना है, ठीक। चलो कैसा था, बिंबाजी ने शासन स्टार्ट किया, प्रत्यक्ष रूप से प्रथम शासक हुआ, ठीक है। फिर मेन क्या है बिंबाजी के शासन में, उसके एक तो कार्य, ठीक। अब जब भी है फिर वही चीज आते हैं, कार्य। कार्य को आप कैसे करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब रैंडमनेस में हमने प्री के लिए पढ़ा हुआ है, प्री के लिए सबको पता है बिंबाजी के कार्य में क्या क्या कार्य हैं। जैसे इन्होंने रतनपुर में राम टेकरी का मंदिर बनवाया, ठीक है, मस्जिद का निर्माण करवाया, खंडोबा मंदिर बनवाया, ठीक। और क्या क्या कार्य थे उनके, दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया, प्रशासनिक एकीकरण करवाया, राजनांदगांव खुज्जी जमींदारियों का निर्माण कराया, और क्या कराया था बिंबाजी ने, ठीक। परगना पद्धति के सूत्रधार हुए, अपना क्या किया था, वहां से पृथकता हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हाँ वो जो आप शिला, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा शिलालेख वाला पॉइंट हट जाएंगे, ठीक, सही है, वही चीज है, फॉर्मेट हमारे यही रहेगा ना, ठीक है। नियमित न्यायालय स्थापना किया है ना, दशहरा में स्वर्ण पत्र दान देने की परंपरा स्टार्ट की। अब आ जाओ इसी में आ जाओ, चलो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हाँ चलो मैं थोड़ा आगे और घटनाक्रम लेता हूँ। बिंबाजी आया, फिर 1758 से इन्होंने क्या 1787 तक इन्होंने शासन किया ना। व्यक्तिगत रूप से देखें तो इनकी 3 पत्नियां थी, आनंदी उमा रमा का नाम मिलता है ना, ठीक है। तो उसमें उमा सती हुई, और आपका रमा जो है वियोग में क्या वन गमन कर गई, और जो आनंदी बाई थी इनके बाद शासन की बागडोर संभाली, ऐसा मिलता है ना। चलो सेकंड बिंबाजी के बारे में एक चीज और मिलेगा हमको, हाँ, जो जमींदारों से संबंध, ये एक बड़ा पॉइंट है, अभी तक बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ है इसको क्वेश्चन, लेकिन दे सकता है, ठीक है। ये आपकी क्योंकि स्टैंडर्ड बुक है ना हमारा जो राम कुमार बिहार है, ठीक, वहां पे भी इसका पूरा डिटेल वहीं से सबसे फर्स्ट, जब अदर सोर्सेस नहीं थे ना तो वहीं से मिल रहा है, और वहां से क्वेश्चंस उठाया जा रहा है आपके। तो उसमें कैसा कैसा था बिंबाजी का जो जमींदारों से संबंध, ठीक, कुछ से क्या बहुत मधुर संबंध थे, कुछ से द्वेषपूर्ण संबंध थे, ठीक है। चलो
अब इसी को ना थोड़ा सा देखेंगे इसका क्वेश्चन के रूप में कैसा टाइप से। मैं आपको ये वाला पार्ट भी बताता हूँ, ये आज खत्म ही कर देंगे, कोई उसमें वो नहीं है, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। बिंबा जी के कार्य, यहां तक के घटनाक्रम को देखते हैं ना, तो मेन आपको आएगा क्वेश्चन बिंबा जी के बारे में। अब बिंबा जी का क्वेश्चन आपको कैसे टाइप से पूछ सकता है? बिंबा जी का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एकदम सीधा सीधा तो आवश्यक नहीं है ना, बिंबा जी के सिर्फ कार्यों के बारे में बताइए करके। ये दे रहे हैं तो अच्छी बात है, चलो बिंबा जी के कार्यों के बारे में चलो यहीं से लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन। कार्यों के बारे में उल्लेख करें, ठीक। अब यहां पे एक तो है ऑप्शन आपके पास, ठीक, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4 कार्य, ठीक है, 2 मार्क्स में चल जाएगा। बट जैसे ही 4 मार्क्स में गया, 2 मार्क्स में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे आपने बता रहे हो ना, कार्य, कार्य को कैसे डिवाइड करोगे? कैसे डिवाइड करते थे हमने कार्य जब पढ़ते थे तो धार्मिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, ठीक है, धार्मिक हो गया, प्रशासनिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, और क्या हो सकता है? ठीक, आर्थिक। ये एक मेरा पास फिक्स फॉर्मेट है। अब मेरे को जो चीजें पता है ना, अब उसको फिट करना है मुझे बस इसमें, ठीक। 4 मार्क्स आया तो आपको में एकदम से आपको डिवाइड कर ही लेना है। भले आप 2 2 लाइन दो, उसमें 10 लाइन है ना, 2 2 लाइन देना है आपको। 2 2 लाइन्स में अब यहाँ पे पॉइंट्स में आ जाना है। यहाँ पे भी धार्मिक कार्य बोल रहे हैं, तो रतनपुर में क्या क्या? खंडोबा मंदिर, और क्या? मस्जिद, ठीक। क्या क्या था? खंडोबा मंदिर का निर्माण हो गया, मस्जिद का निर्माण हो गया, और क्या था? एक तो राम टेकरी मंदिर हो गया, संघेश्वर शिव मंदिर हो गया, ये सब था ना। मेरे को जो याद आया वहां पे राम टेकरी मंदिर, और क्या हो गया? निर्माण, और एक क्या था? दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार, ठीक है, ऐसा बना दिया मैंने, ठीक। एवं दूधाधारी मठ, जीर्णोद्धार रायपुर में, ठीक है। ये हो गया मेरा धार्मिक कार्य में 2 लाइन में दिया, 2 लाइन में मैंने खत्म कर दिया धार्मिक, ठीक। फिर मैं प्रशासनिक, प्रशासनिक रूप से क्या क्या आपको पता है, बस उसको फिट करते जाइए आप। क्या है प्रशासनिक रूप में, ठीक, क्या क्या था प्रशासनिक के रूप में? हमारे पास ऐसा नहीं है कि हर चीजें हमको एकदम ए टू जेड एकदम अप टू डेट फट से तुरंत याद है, ऐसा भी होगा। देखिए पढ़ना तो है, हमको पढ़ना है कंफर्म पूरा अच्छे से, जितना भी चीजें याद हो, ठीक। मेरे को जैसे याद आया रतनपुर, रायपुर, प्रशासनिक एकीकरण, और क्या किया था इन्होंने? परगना पद्धति के सूत्रधार थे। अभी जो जो मैं बोला था उसी में से ही निकाल दिया, ठीक। रायपुर, रतनपुर, प्रशासनिक एकीकरण, परगना पद्धति के सूत्रधार हो गए। और क्या था इन्होंने क्या किया था? एक आपका प्रशासनिक रूप से, हाँ, नई जमींदारियों, राजनांदगांव और खुज्जी, ऐसा बनाया था इन्होंने।
मान लो ऐसा भी ऐसा ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है आपको कि मान लो मुझे याद ही नहीं आया क्या कि कौन सा जमींदारी बनाया, ठीक, मुझे बस इतना याद आ रहा है कि जमींदारी का कुछ जमींदारी का गठन किया था इन्होंने, डालिए सीधा सीधा, ठीक है, इनके द्वारा कुछ नई जमींदारियों का गठन किया गया, आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं मान लो बाई चांस याद नहीं आया तो आप उस पूरे लाइन को छोड़ने के बजाय ना आप ये करिए उसमें कि लिखिए कि नई जमींदारियों का गठन किया गया इनके द्वारा। मान लो मुझे याद नहीं आया कि राजनांदगांव और खुज्जी ही बनाए थे करके, ठीक। इसके अलावा और क्या था, रतनपुर में जैसे न्यायालय की स्थापना की, ये भी आएगा। साथ ही साथ एक सांस्कृतिक में क्या, सांस्कृतिक में मैं ले लिया तो दशहरा की समय में क्या, स्वर्ण पत्रदान परंपरा, ठीक है। और क्या बोल सकते हो सांस्कृतिक में। चलो अब ऐसा, अब मान लो मेरे को एक 8 और इसमें पॉइंट्स यार यहां पे मेरा छूट रहा है जगह, ठीक है। मेरे पास एक जगह छूटा, मानो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाकी मैंने 2-2 पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पे भी मैं चलो इसको 2 पॉइंट्स बना दिया। किसको, दूधाधारी मठ निर्माण करवाया, एक तो मैं मंदिरों का निर्माण बताया, दूसरा मैं जीर्णोद्धार बताया। यहाँ पे 2-2 पॉइंट्स है, यहाँ पे भी मेरे को दूसरा पॉइंट देना है, तो क्या लिख सकते हो, कुछ तो लिख सकते हो ना। सांस्कृतिक कैसा होता है, सांस्कृतिक जैसे विभिन्न सांस्कृतिक जो क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का समावेश को बढ़ावा दिया। चलो रतनपुर में अपने शासनकाल में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा। ठीक, आर्थिक रूप से क्या बोल सकते हैं, आर्थिक रूप से क्या हुआ, आर्थिक रूप से काम बिंबा जी के समय में, बिंबा जी के समय में क्या हुआ आर्थिक रूप से, ठीक है। अब एकदम एग्जैक्ट हमको नहीं मिलेगा बहुत चीजें, ठीक, बट आपको क्या मिलता है कि रतनपुर इन्होंने जैसे देखिए ना, आप देखेंगे इसमें कैसा इनका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, इसमें मैं बताया भी एक चीज आपको, जमींदारों से संबंध, तो विभिन्न जमींदारों पे टकोली जैसे वो लेते थे ना उस समय पे, ठीक, तो वो आर्थिक क्या जैसे उनको आर्थिक रूप से जैसे उनसे आपका क्या आर्थिक उन पे बंदिश डाल के क्या रतनपुर को तो एक समृद्ध बना रहा है ना, जितने भी है जैसे उनको एकदम बाध्य किया गया कि आपको टकोली देना है, ठीक है, आपको कर देना पड़ेगा। तो ऐसा जैसे आर्थिक रूप से इसको क्या लिख सकते हो, आर्थिक रूप से क्या लिख सकते हैं, जैसे ठीक, जमींदारों से संबंध जैसे पढ़ रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, विभिन्न जमींदारियों पे कर आरोपित, ठीक। और क्या किया, जैसे आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना, अब जब पढ़ रहे हैं ना तो पूरा डिटेल पढ़िए ना, बिंबा जी के बारे में क्या क्या आपको, जैसे एक जैसे अभी प्री में क्वेश्चन भी आया था, कोलब्रुक ने इसके समय का घटनाक्रम का क्या विवरण लिया था, तो उसमें बहुत सारी उसके बारे में पॉजिटिव चीजें बताई, तो आप देखेंगे ना, तो एक समृद्ध नगर की स्थापना की। अब एक समृद्ध शहर, समृद्ध नगर किस प्रकार से होता है, जहां विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप गतिविधियां शामिल हो ना, तो आपको इसमें उसमें भी मैंने बताया है देखने की, देखिएगा आप, कृषि, व्यापार आदि को बढ़ावा, जिससे क्या आर्थिक समृद्धता बढ़ी। देखो पॉइंट्स आपके ना ऐसे ही बनते हैं, पॉइंट्स आपके ऐसे ही बनेंगे, है ना। आपके आपको देखो एक तो फर्स्ट क्या लेना है,
मैंने इसको 4 पार्ट्स में जैसे डिवाइड किया, अब मैं देख रहा हूँ कि 2-2 पॉइंट्स एटलीस्ट मुझे सब में मिल जाए। तो आपको देखो अब इसमें अब और एक्सप्लेन करना है। मैं अब 8 नंबर आएंगे ना, तो आपको इसका व्यक्तिगत जीवन में भी चले जाइए। अच्छा सॉरी, कार्यों के बारे में बोल रहे हैं, तो कार्यों में हम यहीं पर रहेंगे। ठीक, इसमें एक चीज वो दे सकते हैं हम, क्या दे सकते हैं आपका बिंबा जी का जमींदारियों से संबंध के बारे में। जैसे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछ दिया, बिंबा जी के कार्यकाल की घटनाक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक, तो उसमें ये सब कार्य तो आप आ ही जाएगा, साथ ही साथ क्या जमींदारियों को भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। अब जमींदारी का कैसे कैसे अलग अलग है, मैं ये 1 बाय 1 थोड़ा सा बताते चल रहा हूँ आपको, फिर उसका भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। इसमें कंबाइंड क्वेश्चंस और कैसे बनेंगे वो भी देखते हैं। ठीक, अदर 2-4 क्वेश्चन और कैसे बनेंगे इस पार्ट में, 8 क्वेश्चन नंबर के भी बन सकते हैं। तो ये क्लियर हो रहा है आपको, ये जैसे मैंने 4 के लिए बता रहा है, तो ये ऐसा आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं या बने हैं ऑलरेडी। ये आप एक आइडिया ले लेंगे ना, तो बाकी सभी पार्ट्स में आपको एक काम आएंगे। ठीक है, जब भी आपको कार्यों वगैरह के बारे में दे रहे हैं, जहां पे स्पेशली है जिनके कार्यों के बारे में, तो आपको ना ऐसा ही आपको फॉर्मेट में चलना है, जहां पे हमारे पास बहुत सारी चीजें उनके बारे में अवेलेबल है, तो हमने डिवाइड कर दिया, उस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए, चलो, जमींदारों से संबंध, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, बिंबा जी का। ठीक, संबंध बोलता है कि अच्छे थे, परंतु कैसा, इनका टकोली देने में आनाकानी करते थे ज्यादा जमींदार। तो विभिन्न जमींदार हैं इसमें। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, अच्छा चीज दिया हुआ है। क्या चीज आपका, जमींदारों के लिए क्या आवश्यक चीजें थी बिंबा जी के शासनकाल में, क्या जमींदारों के लिए क्या इकरारनामा था। ठीक है, जो जमींदार थे कैसा इकरारनामा बिंबा जी के से करते थे। तो इसमें क्या था, भोसला राजा के आदेश का पालन करना, विद्रोहियों को सहायता न देना, वार्षिक टकोली पटाना, अतिरिक्त वसूली ना करना। ठीक है, व्यापारियों को सुरक्षा देना, अपराधियों को सौंपना, मृत्युदंड देना, संपत्ति हरण ना करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रजा का शोषण ना करना। ये सब पॉइंट्स हैं, देखो कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में भी अगर आपको उठा के यहां से दे रहा है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। ठीक, चलो, अब उसके बाद ना 1 बाय 1 थोड़ा सा इसको ना हमको ध्यान रखना है कि कौन सा जमींदारी से इसका किस प्रकार से संबंध था। तो इसमें बहुत सारी जमींदारियों को आपको दी गई है, धमधा, खैरागढ़, कांकेर, कोरबा, चांपा, पंडरी, आपका चांगब, सरगुजा और बस्तर। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा तो हो सकता है इस पार्ट में, जैसे मैंने बताया ना, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लो धमधा के जमींदार से बिंबा जी का संबंध। अब इसमें एक कंबाइंड क्वेश्चन भी बनेगा ना कि सभी जमींदारों से बिंबा जी के संबंध कैसे थे। अब उसको भी मैं बताता हूं, 2 पार्ट्स में लेंगे इसको, जैसे धमधा से संबंध में दिया है। ठीक है, अब यहां क्या बोलता है कि इससे ना क्या किया था धमधार वाले ने। चलो, मैं थोड़ा सा धमधा के जमींदार के बारे में बता देता हूं। ठीक, जमींदार क्या नाम था, रेवाराम। भोसलों का विद्रोह किया। ठीक है, अभी मैं इसको बता रहा हूं धमधा के बारे में, थोड़ा सा एक को देख लेते हैं पूरा पूरा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे बाकी में भी। ठीक है, भोसलों का विद्रोह किया। ठीक है, जमींदार क्या है, रेवाराम ने भोसलों का विद्रोह किया। ठीक, ठीक, अब इसमें एक छोटा सा घटनाक्रम है। क्या है घटनाक्रम कि 1781 में क्या हुआ, उसके एक सहयोगी ने ही, जमींदार के सहयोगी ने उसको धोखा दिया। ठीक,
और आपका बिंबा जी ने आक्रमण किया और वो क्या पराजित हो गया, जो रेवाराम था धमधा का, ये क्या नाम है आपका जमींदार। ठीक है, 1781 में बिंबा जी ने पराजित किया। मैं इसमें ना आपको फिर जो इसका जो क्रक्स है, इसका जो पॉइंट्स है, मेन जो बैक ऑफ द इसमें बोलना क्या चाह रहा है, बिहाइंड द सीन क्या है ना, जो जमींदारों से संबंध, वो चीज देखिए आप समझिएगा। 71 में बिंबा जी ने पराजित किया। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र, ठीक, नाम हमको मिलता है, अगर हमको पुत्र नाम याद भी नहीं आता है, ठीक है, नाम नहीं है इसमें। ठीक है, पुत्र जमींदार बना और टकोली देना स्वीकारा। एक चीज और है कि जो राजा था ना 1781 में पराजित किया, और जो राजा और उसकी पत्नी ना, सॉरी, जमींदार और उसकी पत्नी ने जल समाधि ले ली, बोलता है इसमें। अब ये कोई फैक्ट वाला क्वेश्चन तो इसमें ऐसा हालांकि देना नहीं चाहिए कि किसने जल समाधि ली, तो फिर क्या आपका कौन सा जमींदार ने जल समाधि ले ली बिंबा जी के डर से, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। पूछेगा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर कभी धमधा के बारे में पूछ सकता है, खैरागढ़ के बारे में पूछ सकता है, कांकेर कोरबा, जितने जमींदार से इंडिविजुअल रूप में भी पूछ सकते हैं कि इस जमींदार से बिंबा जी के संबंध किस किस प्रकार से थे। अब आप कैसे बताओगे, बताओ इसको। मैं 4 मार्क्स का ही ले रहा हूं अभी, 2 मार्क्स में तो ऐसे लिख लोगे। ठीक, अब ये घटनाक्रम देख के आपको क्या समझ में आएगा, आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कैसे संबंध थे। और जो भी एक चीज ले लीजिएगा इसमें कि जो भी इसके जमींदारों से जो भी संबंध हुए हैं ना, जो खराब संबंध थे, क्यों हुए, कि वो टकोली नहीं देते थे। आपको ये पता है ना, जैसे हम लोग पढ़े ही है ना, इसके पूर्व कलचुरी में भी देखे थे ना, क्या होता था कि जो जमींदार कैसे होते थे, एक क्षेत्र को उनको दे दिया जाता था ना जमींदारी, अब उसकी वहां से वसूली करने का अधिकार जमींदार को होता था, और वो जिस प्रकार से उनके लिए टकोली निर्धारित होता था, वैसे मराठा शासन को या उस समय कलचुरी शासन को देते थे। ठीक, जो संबंध खराब होता था वो पैसे के कारण होता था, टकोली नहीं देने के कारण होता था। तो अब मैं आपको बोलूं कि इस जमींदार से संबंध कैसे थे, अब आपको सीधा सीधा जमींदार से संबंध कैसे थे, तो उसमें घटनाक्रम को आप भर देंगे क्या पूरा पूरा। 4 मार्क्स में मैं बोल रहा हूं उसी क्वेश्चन को कि आपके जमींदार से संबंध के बारे में, धमधा के जमींदार से संबंध। तो क्या आप पूरा घटनाक्रम को भर देंगे, बस क्या लिखेंगे इसमें, हाँ, टैक्स वसूली वही है, टकोली वसूली, उसी से ही संबंध खराब होते थे। ठीक, अब आप बैक ऑफ द पॉइंट वो माइंड वो सोचो ना कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। ठीक, संबंध कैसे थे। अब मेरे को एक लाइन में मेरे को इसमें देना है ना, तो मैं स्टार्ट क्या कर दूं कि धमधा जमींदार, नाम याद आ रहा है, अच्छी बात है, रेवाराम नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन किस जमींदारी से कैसा संबंध थे वो ध्यान रखिए, से बिंबा जी के संबंध कटुतापूर्ण थे। ठीक है, अब इसको जिसके क्या निम्न कारण थे। ठीक, दे सकते हो कारण। ठीक,
कारण तो मेनली आपका एक दो ही बनेगा। ठीक, अब इसी में मैं आपको बोल रहा हूँ दो तीन आपको स्ट्रक्चर जब भी फॉलो करेंगे ना, तो आपने बता दिया कि कैसे थे संबंध, उसके कटुतापूर्ण थे एक लाइन में। कारण क्या था, वही आ गया आपका कारण। क्या कारण आ गया, टैक्स वसूलिया टकोली। अब इसमें दो चीज लिख सकते हो ना, एक क्या चीज हो सकता है, टकोली निर्धारण। ठीक, हो सकता है ना, टकोली हो सकता है क्योंकि ये ऐसा व्यवस्था था ना, बिंबा जी भी था तो भी ऐसा व्यवस्था था कि ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था थी कि आप बिंबा जी को भी किया। जैसे आप इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पे, जो सूबेदारी व्यवस्था, वहां पर तो पूरा पूरा क्या शोषणकारी व्यवस्था थी। यहाँ पे भी क्या टकोली का क्या निर्धारण। ठीक, अब टकोली किसको लिया जाता था, बिंबा जी द्वारा लिया जा रहा है, किससे लिया जा रहा है, जमींदार से। ठीक, हो सकता है जमींदार को लग रहा है कि भाई ये टकोली इतना ज्यादा है कि जितना तो मैं वसूली नहीं कर रहा हूँ जमींदारी क्षेत्र से उतना टकोली है ना, तो आप लिखो बस इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, टकोली निर्धारण। ठीक है, टकोली इसके, ठीक है, टकोली निर्धारण को लेके जमींदार टकोली की राशि अधिक होने के कारण भोसला शासन का विद्रोह। ठीक, बस एक लाइन में खत्म। और क्या पॉइंट बना दूं मैं इसमें, दूसरा पॉइंट टकोली निर्धारण एक हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ भी आपको दिमाग में आ रहा है। ठीक, इसी में सोचो ना। देखो अभी आपके पास सोचने का एक दो, ऐसे दो कुछ क्लासेस ऐसे चलेंगी जिसमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, बाकी फिर एकदम क्विक करते चलेंगे। कुछ भी जो भी कनेक्ट है ना, मेरे को कारण देना है। ठीक, उससे कटुतापूर्ण संबंध है तो क्या कारण हो सकता है, एक तो हो गया टकोली का निर्धारण। ठीक, समय पे, हाँ टकोली मतलब सॉरी टकोली का रेट। दूसरा है समय सीमा, चलो मैं इसी में बना दिया। ठीक है, टकोली की राशि प्रदान करने हेतु अल्प समय देना। ठीक, हो सकता है जल्दी ले रहा होगा, तो बस इसको ऐसा ही टाइप से थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स ये दे दिया मैंने। अब देखो मेरे पास फिर भी बचा है पॉइंट, मैं इसको क्यों बचाया हूं वो संबंध बता रहा हूं। तो अब इसको मैं प्रभाव डाल दिया इसी में। ठीक है, या मैं उसके बाद क्या डाल दिया, इसका रिजल्ट क्या हुआ या इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक, अब वो जो घटनाक्रम को है ना आप यहाँ पे डाल दो। आपको बताना है धंधा जमींदार से संबंध बताना है ना मुझे, तो इसके परिणाम क्या हुए या प्रभाव क्या हुआ फिर इसका, कि भाई इससे कटुतापूर्ण संबंध तो थे। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा, किसानों की दयनीय स्थिति, ठीक। अच्छा वो ठीक है, वो मतलब ना इस चीज में नहीं आ ले सकते हम। सिर्फ अभी दो लोग का रिलेशन किसका देख रहे हैं, बिंबा जी और जमींदार के, इनके बीच क्या चल रहा है। ठीक है, अब जमींदार के बारे में अगर ऐसा कुछ मिलता है कि जमींदार एकदम दयालु व्यक्ति था कि उसने ये चीज मना कर दिया बिंबा जी को कि भाई मेरे राज्य में तो ठीक है किसान वो ही नहीं हो रहे हैं, तो आप मैं सिर्फ एक दो पॉइंट ले रहा हूँ कि जैसे टकोली का निर्धारण और समय सीमा को ही ले लिया मैंने कि इसमें था। अगर किसी में और ऐसा चीज मिलता है तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट अगर देखते हैं कि और ऐसा कुछ चीजें मिलती हैं कि इन दोनों के बीच संबंध क्यों खराब हुए थे उस चीज को लेके। चलो
अब मैं सिर्फ कोई स्ट्रक्चर में ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ठीक। मैंने 2 कारण दे दिए जमींदार से संबंध खराब होने के और उसका परिणाम। अब परिणाम में आप डालिए इसी पॉइंट्स को, क्या परिणाम है उसके कि आपको अगर सन याद है 1781 में क्या हुआ, डोल पॉइंट में दे दो। 1781 में बिंबाजी द्वारा आक्रमण और जमींदार को पराजित किया। ठीक। सेकंड क्या कि जमींदार और पत्नी द्वारा जल समाधि ले ली गई। ठीक। देखो राइटिंग अभी मत देखना, मैं क्विक में आपको बस पॉइंट्स जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक। जमींदारी, ठीक। फिर क्या जमींदार के, ठीक है, जो रेवाराम था ना उसके जमींदार के पुत्र को नया जमींदार बना देना। ठीक। चलो ठीक है। अब इसको ना बाकी को पढ़ो आप, किसके साथ, खैरागढ़ के साथ। खैरागढ़ में भी क्या है, भास्कर पंत के नेतृत्व में आक्रमण किया मिलता है। कांकेर में क्या था। अच्छा देखो, अब इसमें 2 चीज मिलेंगी बोला ना। एक आपको क्या मिल रहा है कि कुछ ज्यादातर लोग ना थोड़े से कटुतापूर्ण है, कुछ कुछ है जैसे कांकेर का जो है ना उसके क्या है, धीरज सिंह, उससे क्या है उसको ना टकोली नहीं लिया जाता था बल्कि उसको घुड़सवार सैनिक मदद लिया जाता था बोलता है। ठीक है। और कुछ कुछ का नाम मिलेगा इसमें। ठीक है। इसका शिव सिंह सरगुजा वाला रियासत का मिलेगा, बस्तर। ठीक, बस्तर का था। इसको मैं एक चीज को और लूंगा आपका, जैसे हमने घटनाक्रम पढ़ा है ना काकती वाले में, क्या था उसमें कि आपका जैसे आपका उनके समय में था ना दरियादेव महिपाल देव, उस समय में बस्तर क्या आपका इसके टकोली निर्धारण वगैरह हुआ था ना इसका। तो खासकर विशेषकर आपको ना मैं बता रहा हूँ इसमें, जैसे धमधा हो गया, खैरागढ़ हो गया, कोरबा हो गया, ये सब ने, जैसे कोरबा में फतेह सिंह हो गया। तो देखो इसमें ना सब में आप एक कॉमन ले सकते हो। एक तो आप एक साइड उसका क्या है कारण था उसके वो करने का, विद्रोह का क्या कारण हुआ है, दूसरे में आप दूसरे साइड में क्या घटनाक्रम या प्रभाव के बारे में बता सकते हो। ये दोनों आपके 2 पार्ट में आपके 4 मार्क्स में तो ऐसे ही बन गए। देखो अगर आपको पूरा पूछा ना, स्पेशली आपको दमदा का मैं बताया ना, बस्तर का इंपॉर्टेंट है, बस्तर के साथ कैसा था संबंध। चलो कल देखते हैं इसको, और फिर नेक्स्ट इसका देखेंगे कंबाइन वे में जमींदारों के साथ कैसे संबंध है। तब उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कुछ के साथ जो मधुर संबंध वाले, कुछ के साथ जिनके साथ कटुतापूर्ण संबंध वाले, ऐसे टाइप से। ठीक। तो ये देखते हैं इसको। ठीक। बाकी वैसे ही आपका टकोली निर्धारण समय सीमा पे क्या, टकोली अगर नहीं पटा रहे तो ठीक, इसके कारण ये मेन, इसका मेन कारण तो यही है आपका। ठीक है। ठीक। इस कारण से उनका क्या विद्रोह हुआ या जमींदार और बिंबाजी के बीच कटुतापूर्ण संबंध हुए। ठीक है। ठीक। उसके बाद फिर आपका ये देखो ये वाला पार्ट लगभग इसमें हो जाएगा। फिर इसमें जो व्यक्तिगत रूप से एक चीज है कि किसका बारे में, आपका आनंदीबाई के बारे में। ठीक। आनंदी उमा रमा के बारे में 2-2 मार्क्स में दिए, तो आप तो बस उनका बेसिक पॉइंट लिखना। आनंदीबाई के बारे में स्पेशली अगर अलग से पूछ सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ समय शासन किया, उसके आगे जो आएंगे ना वो आपके इसमें जो वो बनते हैं ना आपके सूबेदार बनते हैं ना, उनके साथ जो महिपाल राव के साथ थोड़े से कटुतापूर्ण संबंध हुए, तो वो देख लेंगे उसको, वैसा टाइप का क्वेश्चन भी इसमें। बाकी देखो 2-4 मार्क्स में आपको ऐसे ही लिखना है, ये मतलब ऐसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे टाइप से पॉइंट में बनाना है हमको, तो हम बेटर है कि इस टाइप से ट्राई करें। ओके, थैंक यू। चलिए कल देखते हैं, नेक्स्ट मंडे को देखते हैं। ओके, थैंक यू।